एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की आज की वीडियो है एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने विदेशियों का विवरण उसी में स्टार्ट कर दिया था। मैं फिर से अभी रिपीट कर दूँगी उसको थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखिए क्योंकि उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। और कोई भी वीडियो छोड़ा मत करिए, जो भी आपको हिस्ट्री की मिले तो उससे लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो आपका हर एक चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। और अगर कोई वीडियो छूट गई है तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था विदेशियों के विवरण, उसमें मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। मैंने बताया था सबसे पहला भारत आने वाला विदेशी यात्री था स्काईलैक्स। मैं लिखूंगी नहीं वो चीज़ क्योंकि मैं पिछली वीडियो में लिख चुकी हूँ, तो वो मैं फिर से बस रिपीट कर दे रही हूँ। तो वो स्काईलैक्स था जो कि ईरान के शाह दारा यानी कि डेरियस द्वारा भारत में भेजा गया था। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था हमारा कि सिकंदर के साथ कई सारे विदेशी यात्री भारत आए थे, जैसे कि ओनेसिक्रेटस, नियार्कस, एरिस्टोब्यूलस। इसके साथ साथ जो अब तीसरा पॉइंट था, तीसरे पॉइंट में ये था सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को भारत भेजा था। मेगास्थनीज जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने बताई थी मेगास्थनीज के बारे में। और चीज़ें भी बताई थी कि उसने कैसा वर्णन किया था चंद्रगुप्त के बारे में। जिस समय वो आया था वो मौर्य साम्राज्य था और चंद्रगुप्त था उस समय राजा, तो उसने चंद्रगुप्त के बारे में सारा का सारा वर्णन किया है अपनी बुक में। तो उस बुक के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमें इतना जानना था जो हम बता चुके हैं कि बुक थी इंडिका। ठीक है, जो बुक उसने लिखी है वो थी इंडिका। चलिए अब आगे और बात करते हैं। इंडिका और भी लोगों ने लिखी है, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडिका, तो इंडिका के विवरण स्ट्रेबो, प्लिनी और एरियन के ग्रंथों में मिलते हैं। इन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं जिसमें इंडिका के बारे में बहुत कुछ इंडिका के बारे में पता चलता है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिका जो है इस टाइम वो मूल प्रति नहीं है जो लिखी गई थी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो विवरण प्राप्त हुए या कुछ उसके पुरानी वाली बुक के जो पुराने पेजेस प्राप्त हुए उनसे वो बनाया गया। बाकी वो जो मेन बुक लिखी गई थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, तो वो कहाँ से मिल पाएगी। तो जितना कुछ मिल पाया और बाकी लोगों ने जो विवरण दिया उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो स्ट्रेबो, प्लिनी एंड एरियन ने इंडिका का विवरण मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इंडिका का विवरण स्ट्रेबो, प्लिनी और एरियन के ग्रंथों में मिलता है। तो इतना आपको अच्छे से ध्यान करना है कि किसके ग्रंथों में मिलता है, स्ट्रेबो, प्लिनी और एरियन के ग्रंथों में। आगे और भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने अपनी कौन कौन सी बुक लिखी है। तो अगर हम स्ट्रेबो की बात करें, तो स्ट्रेबो ने जियोग्राफिक्स नाम की पुस्तक लिखी थी। जियोग्राफी किसने लिखी थी? स्ट्रेबो ने जियोग्राफी नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, एक और जियोग्राफी नाम की वैसे जियोग्राफी और जियोग्राफिया नाम से लिखी गई है और वो बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे टॉलमी ने लिखा था। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस वजह से स्ट्रेबो की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आया है तो हम इनकी बुक्स के बारे में बात कर ले रहे हैं। लेकिन अभी मैं बता दूँ, बाकी जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो हम बात कर लेंगे टॉलमी के बारे में। तो टॉलमी ने भी एक बुक लिखी थी जियोग्राफिया, वो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है। तो स्ट्रेबो ने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी और प्लिनी सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ प्लिनी के बारे में आया है। तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा लंबा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, उन्होंने बोला है मैम आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं। तो
गाइस मेरी आदत है, अगर किसी चीज़ के बारे में मुझे जितना भी नॉलेज होता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को बताने का। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप मुझसे बोल सकते हैं। वैसे मैं जितना कोशिश करती हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें जो सफिशिएंट है सिर्फ वही बताऊँ। आगे एडिशनल फालतू चीज़ों के बारे में मैं बात जल्दी नहीं करती। बहुत कुछ है जो मुझे पता होता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं नहीं बताती क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा वो। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या मुझे पता है उनके बारे में आपको बताऊँ। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट वन आप देख रहे हो एरियन के बारे में है। तो एरियन ने भी इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो अगर आपको ये ध्यान रखना होगा, वैसे सबसे ज़्यादा इंडिका जो फेमस है वो मेगास्थनीज की है। तो अगर आपके ऑप्शन में आता है तो आप मेगास्थनीज ही टिक करोगे, लेकिन अगर 4 ऑप्शन है उसमें मेगास्थनीज नहीं है, एरियन दिया हुआ है, तो फिर आप एरियन ही लगाना, क्योंकि एरियन ने भी इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो एरियन ने भी इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चलिए ये तो हो गया स्ट्रेबो, प्लिनी और एरियन के बारे में। और भी बहुत सारे यात्री थे जो कि भारत आए जिनका विवरण मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब चीनी यात्रियों के बारे में। तो चीनी यात्री बहुत अधिक मात्रा में भारत आए और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो चीनी यात्रियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से थोड़ा ये रहता है कि पहला चीनी यात्री कौन था। तो पहला चीनी यात्री मोस्टली लोग बोलते हैं फाहियान था। अगर आप नेट पे भी देखोगे तो फाहियान के बारे में ही लिखा रहता है कि पहला चीनी यात्री जो आया वो फाहियान था। फाशियान भी बोला जाता था, फाहियान भी बोला जाता था, लेकिन गाइस जो पहला चीनी यात्री आए थे वो थे सुमा चीन, ठीक है। ये इस वजह से मैं बोल रही हूँ बिकॉज वो एक चाइनीज़, एक तरीके से बोल सकते हैं वो एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और चीन के एक इतिहासकार थे, और उन्होंने सबसे पहले अपने बारे में भारत के बारे में वर्णन किया है। तो जिस तरीके का वर्णन है वो वृतांत कोई ना कोई तभी लिख पाएगा आई थिंक जो वो यहाँ आया होगा। तो ऐसा विवरण है, तो इस वजह से बोला जाता है कि जो पहले यात्री थे वो सुमा चीन थे। हालांकि अगर आपको ऑप्शन में सुमा चीन नहीं दिया है तो आप फाहियान ही टिक कीजिए, बिकॉज फाहियान एक्चुअली इसलिए भी थोड़ा फर्स्ट ट्रैवलर कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी जो भी यात्रा का वृतांत है उसे पूरा लिपिबद्ध किया, इस वजह से उनको फर्स्ट ट्रैवलर कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपको बिल्कुल करेक्ट जो डेटा है वो ये है कि पहला चीनी यात्री जो था वो सुमा चीन था, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अगर आपके ऑप्शन में सुमा चीन नहीं आता है तो बिल्कुल मत टिक कीजिए, आप फाहियान को ही टिक कीजिए। ये मत परेशान हो जाइएगा कि मैंने तो ये बताया था, तो आप फाहियान ही टिक करेंगे। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं लिख देती हूँ। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री, ये पहली शताब्दी फर्स्ट सेंचुरी से भी पहले भारत आए थे, क्योंकि इनका जो विवरण है ये बहुत पहले का है। तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री सुमा चीन था। इनको सुमा चेन भी लिखा जाता है और सुमा चीन भी बोला जाता है, सुमा चेन या फिर सुमा चीन, ठीक है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री सुमा चेन था, ठीक है। इसने ये एक इतिहासकार भी थे और इन्होंने लिखा है इसके बारे में काफ़ी कुछ, अपने भारतीय वृतांत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और उसके बाद जो हम लोग पहले में कंसीडर करते हैं, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि फाहियान का नाम लिया जाता है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, फाहियान। ये भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी, उनके शासनकाल में फाहियान आए थे भारत।
ये एक बौद्ध भिक्षु थे। इसके अलावा दार्शनिक भी आप कह सकते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज़ थी फाहियान ह्वेनसांग में। फाहियान में और ह्वेनसांग में भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। वो भी एक बौद्ध भिक्षु थे। इसके अलावा बहुत घुमक्कड़ भी थे, घूमते रहते थे ये लोग कई कई जगह। और मोस्टली अगर बात करें कि ये लोग क्यों आए थे, तो फाहियान के बारे में और ह्वेनसांग के बारे में जैसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म का यहीं से स्टार्ट हुआ, बौद्ध धर्म। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको वो अपने साथ ले जाना चाहते थे चाइना। बौद्ध धर्म के ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो कलेक्ट करके ले जाना चाहते थे। और ख़ास तौर पे बोला जाता है कि विनय पिटक को अपने साथ में ले जाना चाहते थे। तो मैंने आपको पिटक बताए थे जब मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो चलिए देख लेते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आए। इन्होंने फो क्यू की नामक का ग्रंथ लिखा है। फो क्यू की। क्वी है, सॉरी, ये फो क्यू क्वी। अब मैं इसको किस तरह लिखूं थोड़ा चाइनीज़ लैंग्वेज। फो क्यू क्वी, ठीक है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आए। इन्होंने फो क्यू क्वी, और इसको आप के आई भी लिख सकते हैं, बोलने का है ये उच्चारण, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए इसकी स्पेलिंग। तो फो क्यू की रचना इन्होंने की थी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे। वैसे तो अगर मैं बताऊं कि सही तरीके से जो आए थे तो फाहियान के बाद संयुगन आए थे, ठीक है। और चलिए मैं लिख भी देती हूँ, इसके बाद संयुगन आए थे और उसके बाद ह्वेनसांग का क्रम आता है। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है गाइस, पढ़ाते ही टाइम मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दे रही हूँ, तो ये हिस्ट्री के साथ इसकी ट्रिक भी हो जाएगी। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग लर्न करते हैं लोग। फांसी हुई, फा से फाहियान, सा से संयुगन, हा से जिसमें हुई आता है, हा से ह्वेनसांग, और ई से हो जाता है इत्सिंग। तो इस तरीके लर्न किया जाता है कि पहले नंबर पे है फाहियान, सेकंड नंबर पे संयुगन, उसके बाद है ह्वेनसांग और इसके बाद है इत्सिंग। तो इस तरीके से इसको लर्न किया जाता है। बाकी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा फर्स्ट में सुमाचेन थे या फाहियान थे। आप फाहियान को भी एज अ फर्स्ट ही कंसीडर कीजिए, बिकॉज इनका नाम बहुत कम आता है। और आई थिंक अगर आपके पास ऑप्शन आएगा भी ना, तो उसमें ज़्यादातर फाहियान ही दिया होगा, तो आपको फर्स्ट में फाहियान ही लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुगन ने भी भारत की यात्रा, ये सब चीनी यात्री हैं, ये याद रखिएगा कि यात्रा की, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये 3 वर्ष तक भारत रहे थे। भारत में रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके बाद जो क्रम आता है वो आता है ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग, और ये आए थे हर्षवर्धन के काल में भारत। हर्षवर्धन के काल में भारत आए, ठीक है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए। इन्होंने सी यू की नाम का ग्रंथ लिखा है। सी यू की नामक ग्रंथ लिखा। ये जितने भी ग्रंथ हैं ये मोस्टली इनके नाम ऐसे हैं बिकॉज ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में कई बार ऐसा होता है कि लिखा कुछ अलग टाइप से रहता है एंड उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग रहता है, हमें ऐसा लगता है, बिकॉज हमें चाइनीज़ तो आती नहीं है। सो इसके नाम कुछ थोड़े से अलग रहेंगे, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप लर्न कर लोगे अच्छे से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो ये तो हो गया ह्वेनसांग के बारे में। और इसके बाद एक लास्ट चाइनीज ट्रैवलर जो कि थे इत्सिंग, नालंदा विश्वविद्यालय में रहे भी। और ये ह्वेनसांग ये सब भी बहुत ही बुद्धिमान थे, ये सब भी विश्वविद्यालयों में रह चुके थे। बौद्ध भिक्षु के साथ साथ बहुत ही विद्वान, कई भाषाओं में इन्होंने नॉलेज भी गेन कर लिया था। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इनको सिर्फ चाइनीज़ आती है और फिर धीरे से आकर के ये इतने ज़्यादा कई नॉलेज में कई लैंग्वेज में इतने ज़्यादा उत्तीर्ण हो जाते, इतने ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं कि ये लोग एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रोफेसर बन जाते थे विश्वविद्यालयों के, इतने ज़्यादा इनका माइंड तेज होता था। और इसके साथ ही ह्वेनसांग के बारे में बता दूं कि ये हर्षवर्धन के गुरु भी रह चुके थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ह्वेनसांग से ही दीक्षा ली थी और ये इनके दरबार में ही रहते थे। चलिए इत्सिंग के बारे में बात करते हैं। इत्सिंग ने भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम इतनी बात कर लेते हैं कि इन्होंने जिसमें लिखा है वो शिक्षा के बारे में लिखा है। किनसे हमें क्या इतिहास प्राप्त होता है, क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, यही हमें बस पढ़ना होता है। तो इत्सिंग ने भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डाला या शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला, कुछ भी लिख सकते हैं। कुल मिला के मैं सिर्फ यहाँ लिख इसलिए रही हूँ कि वो सारी चीज़ें आप समझ लें। बाकी ये कोई ऐसे नोट्स नहीं है जो आपको तैयार रखने हैं। अगर आप इनको लिखना चाहें लिखिए, ना लिखना चाहें इनको आप लर्न कर लीजिए, ना लिखना चाहें आप इनको समझ लीजिए। लेकिन सिर्फ इतना है कि जितनी चीज़ें हैं वो आपके माइंड में अगर रहती हैं बिना लिखे भी और आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ता है तो फिर बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको ऐसे ही लर्न कर लीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये तो हो गया इत्सिंग के बारे में कि इत्सिंग ने भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डाला। अब एक लास्ट ट्रैवलर के बारे में हम बात कर लेते हैं और फिर आज की हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। आपने सुना होगा तारानाथ के बारे में। ये भी बौद्ध भिक्षु थे लेकिन ये चाइनीज नहीं थे, ये तिब्बतियन थे, यानी कि तिब्बत के बौद्ध भिक्षु थे। तारानाथ 12वीं शताब्दी में भारत आए थे। भारत आए, मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ तिब्बत, तो आप समझ जाएंगे तिब्बतियन थे। ठीक है, इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे। कंग्यूर एंड तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे। तो आज हमारा ये विदेशियों का विवरण यहीं पे ख़त्म होता है, बिकॉज़ मैंने थोड़ा सा पहले लिखवा ही दिया था और वो मैंने आपको फिर से बता दिया है। आज लिखा तो नहीं है मैंने वो चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, पर मैंने आपको वो फिर से बता दिया है कि बाई चांस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था विदेशियों का विवरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेखों के बारे में, क्या क्या हमें अभिलेखों से इतिहास प्राप्त होता है। और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने के बाद बस फिर हम आ जाएंगे अपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। इंडिका का विवरण स्ट्रेबो, प्लिनी और एरियन के ग्रंथों में मिलता है। स्ट्रेबो ने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, एरियन ने भी इंडिका नामक पुस्तक लिखी। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री सुमाचेन था, यानी कि सुमाचीन था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आए। इन्होंने फो क्यों की रचना की। संयोगन ने भी भारत की यात्रा की। ये 3 वर्ष तक भारत में रहे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए। इन्होंने सी यू की नामक ग्रंथ लिखा। इत्सिंग ने भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डाला। तारानाथ ने 12वीं शताब्दी में भारत आए। इन्होंने कंग्यूर एंड तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे। हाँ, एक पॉइंट है जो अभी बच रहा है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। मैं बता रही हूँ इसके बारे में आपको, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। समुद्री व्यापार के बारे में इसमें लिखा गया है। तो पहले आप जानते हैं व्यापार मेनली मोस्टली 2
तरीकों से होता था, एक तो जो आपका थल मार्ग है और दूसरा जल मार्ग। वायु मार्ग से तो फिलहाल अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अभी भी ज़्यादातर वाटरवेज से ही होता है। चलिए फिर से बात कर लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इस बुक के जो राइटर हैं वो अज्ञात हैं, यानी कि इस बुक के राइटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उन्होंने कहीं भी अपना नाम लिखा ही नहीं है। लेकिन ये जो एक बुक है ये किसी रोमन द्वारा ही लिखी गई है और इसमें भारत और रोम के बीच में व्यापार की चर्चा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी रोमन, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एक अज्ञात रोमन द्वारा लिखित रचना है, ताकि आप लोग समझ लें। लिखित रचना है जिसमें भारत और रोम के बीच व्यापार के बारे में लिखा गया है, जिसमें भारत और रोम के व्यापार की चर्चा है। ये एक पॉइंट आपका बच रहा था, तो वो भी आपका कंप्लीट हो गया। बाकी बहुत कुछ है जो कि हमें पता चलता है, बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं, वो तो जब धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो मैं बीच बीच में सब कुछ बताते जाऊंगी। यहाँ फिलहाल जो विदेशियों का विवरण इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा, वो मैंने यहाँ फिलहाल बता दिया है। तो चलिए ये वाली लाइन हम लोग फिर से देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एक अज्ञात रोमन द्वारा लिखित रचना है जिसमें भारत और रोम के बीच व्यापार की चर्चा है। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज का ये विदेशियों का विवरण हमारा यहीं से कंप्लीट हो गया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ मैं बता दूं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो इस सेक्शन की मिलेगी, हिस्ट्री सेक्शन की, वो होगी इंस्क्रिप्शन के बारे में, यानी कि अभिलेखों के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।